हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, जिसमें हमने 10 टॉपिक या क्वेश्चन लिए हैं को समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का समालोचनात्मक ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसे 1919 में V.S. सुंगथाकर, जो कि एक बड़े इतिहासकार और विद्वान थे, उनके द्वारा एक परियोजना के तहत शुरू किया गया। V.S. सुंगथाकर ने देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग लिपियों में और अलग अलग पांडुलिपियों में महाभारत के जो समान श्लोक पाए गए या थे उनको एक जगह संग्रहित करने का काम किया। इस परियोजना को पूरा करने में उन्होंने करीब 13,000 पृष्ठ बनाए या लिखे, जिसमें करीब 47 साल उन्हें लगे। महाभारत के समालोचनात्मक ग्रंथ के आधार पर दो बातें सामने आई। पहला, महाभारत के पाठों के अलग अलग अंशों में समानता मौजूद थी। नेक्स्ट, महाभारत के जो अलग अलग श्लोक देश के अलग अलग भागों में पाए गए उन पर क्षेत्रीय संस्कृति का भी प्रभाव था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आरंभिक समाज में, महाभारत कालीन समाज में बंधुत्व, विवाह, परिवार का स्वरूप कैसा था? आरंभिक समाज में या प्राचीन काल में यदि हम परिवार की सिचुएशंस को देखें तो हमें पता चलेगा कि संयुक्त परिवार व्यवस्था मौजूद थी। इसके अलावा समाज का स्वरूप पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक ढांचे के आधार पर था, जिसमें पिता की मौत के बाद संपत्ति में पुत्रों को हिस्सा मिलता था और समाज में पुरुष वर्ग का ही प्रभाव बना हुआ था। इसके अलावा परिवार में पारिवारिक संबंधियों को जाति समूह का नाम दिया गया था। यदि हम आरंभिक समाज में विवाह के बारे में जाने या विवाह के स्वरूप को देखें तो हमें पता चलेगा कि विवाह के 4 प्रमुख रूप थे: अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति प्रथा। अंतर्विवाह के अंतर्गत एक ही गोत्र में, एक ही जाति में विवाह का स्वरूप संभव था, जबकि बहिर्विवाह के अंतर्गत विवाह पद्धति अपनी जाति से बाहर, गोत्र से बाहर संपन्न होता था। बहुपत्नी प्रथा के अंतर्गत एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, जबकि बहुपति प्रथा के अंतर्गत एक पत्नी के अनेक पति होते थे। उदाहरण स्वरूप 5 पांडव का स्वरूप, जिनका विवाह द्रौपदी से हुआ। इसके अलावा धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति ग्रंथ, जिसकी रचना मनु ने की, में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें आरंभिक 4 विवाह को सकारात्मक मानते हैं, जबकि लास्ट के 4 विवाह को नकारात्मक रूप दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा विवाह का स्वरूप। इसके अलावा महिला वर्ग की स्थिति की बात को अगर हम देखें, महिला वर्ग की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि महिलाओं का जो गोत्र होता था उसके बारे में 2 नियम थे। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र बन जाता था। दूसरा नियम था कि एक गोत्र में ही महिलाओं का विवाह संपन्न नहीं होता था। एक गोत्र में महिलाएं विवाह नहीं कर सकती थी। बात आती है कि महिलाओं की सिचुएशंस कैसी थी। तो महिलाओं की सिचुएशंस को यदि हम देखें तो कुछ हद तक सकारात्मक स्वरूप ही था। यदि सातवाहन शासकों के बारे में देखें तो सातवाहन शासकों का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। सातवाहन शासकों ने अपने नाम का आगे माताओं का नाम धारण किया, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों, हमने पढ़ा आरंभिक समाज में परिवार, विवाह, महिलाओं का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ण व्यवस्था। क्या है वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। मनुस्मृति ग्रंथ में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ करना; क्षत्रिय, शासन संबंधी कार्यों को करना; वैश्य, व्यापार संबंधी कार्यों को करना; और शूद्र, अन्य सभी लोगों को, इन सभी लोगों की सेवा करने वाले लोगों को शूद्र का नाम दिया गया। ब्राह्मण वर्ग ने वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इसे देवीय व्यवस्था का नाम दिया कि यह व्यवस्था देवीय है। इसके अलावा सम्राट वर्ग पर दबाव डाला कि इस व्यवस्था को कायम करें। इसके साथ ही ब्राह्मण वर्ग ने अलग अलग ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें उसने अपने को एक सर्वोपरि रूप दिया ताकि वर्ण व्यवस्था को कारगर बनाया जा सके। दोस्तों, हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से संबंधित 2 पॉइंट हमारे सामने आते हैं: 4 वर्णों के परे एकीकरण और 4 वर्णों के परे संघर्ष। 4 वर्णों के परे एकीकरण, समाज में वर्ण व्यवस्था थी जिसके अनुसार समाज 4 भागों में बटा हुआ था।
परंतु इन सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जब पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था के बावजूद भी समाज में कुछ हद तक एकीकरण का स्वरूप मौजूद था। इस बारे में हमारे सामने दो उदाहरण है, गुरु द्रोणाचार्य एंड एकलव्य केस। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, इनका काम पांडवों को धनुर्धय धनुष शिक्षा प्रदान करना और अदर शिक्षा प्रदान करना था, जबकि एकलव्य एक भील बालक था। एकलव्य ने गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि मुझे तीरंदाजी में पारंगत किया जाए, परंतु जाति व्यवस्था के कारण गुरु द्रोण ने मना कर दिया। उन हालातों में एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर और अथक परिश्रम किया और एक बड़ा तीरंदाज बना। आगे चलकर गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच एकजुटता का स्वरूप देखने को मिला। गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में माना और गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे दाहिना अंगूठा ले लिया। इसके अलावा भीम हिडिंबा केस, भीम हिडिंबा एक राक्षसी, जबकि भीम क्षत्रिय वर्ग से रिलेटेड, लेकिन उन सब के बावजूद भी दोनों के बीच में विवाह का स्वरूप हमने देखा। तो दोस्तों हमने पढ़ा 4 वर्ण होने के बावजूद समाज में एकीकरण का रूप था गुरु द्रोणाचार्य एंड एकलव्य केस, भीम और हिडिंबा केस। 4 वर्णों के परे संघर्ष, समाज में 4 वर्ण तो थी, वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु इसके बावजूद भी समाज में कुछ अन्य लोग थे जिनकी सिचुएशंस काफी नकारात्मक थी, जैसे मल्लेच और चांडाल। मनुस्मृति में चांडालों के बारे में बताया गया कि इन्हें नगर से बाहर रहना है, रात्रि में वे नगर में नहीं चल सकते, चलते समय उन्हें कड़ताल बजाकर चलना होगा, मरे हुए लोगों के कपड़े एंड लोहे के आभूषण पहनने होंगे। तो हम कह सकते हैं 4 वर्णों के परे संघर्ष, समाज में कुछ और भी वर्ग थे जिनकी सिचुएशंस काफ़ी नकारात्मक रूप में बनी हुई थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा का पद। शास्त्रों के अनुसार आमतौर पर राजा क्षत्रिय वर्ग से ही संबंधित हो सकते थे, परंतु अनेक उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं जब पता चलता है कि राजा क्षत्रिय वर्ग के अलावा भी अन्य वर्गों से आए, जैसे मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेनापति या महामंत्री कौटिल्य की सहायता से 323 BC में की थी। मौर्य वंश के बारे में माना जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथ मौर्य वंश को क्षत्रिय वर्ग से रिलेटेड बताते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य वंश के शासकों को निम्न वर्ग से संबंधित बताते हैं। इसी तरह शुंग और कणव जो मौर्य वंश के बाद आए, इन्हें ब्राह्मण वर्ग से संबंधित माना जाता है। इसी तरह सातवाहन जिन्हें दक्षिणाधिपति का नाम दिया जाता है, उन्हें ब्राह्मण वर्ग से संबंधित माना जाता है, जबकि शकों को मल्लेच से संबंधित मानते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आरंभिक समाज में, प्राचीन काल में राजा आमतौर पर क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होते थे, परंतु अन्य वर्गों से संबंधित लोग भी, अन्य जातियों से संबंधित लोग भी राजा के पद को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला वर्ग का संपत्ति में कितना बड़ा अधिकार था या कितना अधिकार था। प्राचीन काल में यदि महिला वर्ग के संपत्ति संबंधी अधिकारों को देखें, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करें, तो हम यही पाएंगे कि महिलाओं का संपत्ति में हिस्सा नहीं था। उदाहरण स्वरूप मनुस्मृति, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं माना गया। महिलाओं को विवाह के समय मिले उपहारों पर ही नियंत्रण था, यानी विवाह के समय जो महिला वर्ग को जो अधिकार, जो उपहार मिलते थे, उन पर ही महिला वर्ग का नियंत्रण होता था। इसके अलावा हमारे सामने प्रमुख उदाहरण कौरव पांडवों के टाइम का है, जब युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया गया। साफ पता चलता है कि महिला वर्ग का प्राचीन पुरुष या पितृसत्तात्मक समाज में कोई इतना बड़ा आधार नहीं था और संपत्ति में भी उनको कोई खास हिस्सा नहीं मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुबंध व्यवस्था। क्या है सामाजिक अनुबंध व्यवस्था? तो सामाजिक अनुबंध व्यवस्था जिसके अनुसार समाज के लोग इकट्ठा होकर एक निश्चित अनुबंध को करते हैं, एक व्यवस्था को करते हैं, जिसके तहत राजतंत्र का निर्माण हुआ, राजा का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक स्पष्ट करता है कि आरंभ समाज में शांति की स्थिति बनी हुई थी। समय के साथ साथ समाज में कुरीतियां बढ़ी, चोरियां आदि होने लगी, अपराधों का स्वरूप बढ़ने लगा। तो उस सिचुएशंस में जनता इकट्ठा हुई और उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को सम्राट राजा के पद पर चुना, जिसे महासम्मत का नाम दिया गया और कहा गया कि आप हमारी रक्षा करो, बदले में हम आपको टैक्सेस वगैरह देंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार सामाजिक अनुबंध व्यवस्था स्पष्ट करती है कि किस तरह लोगों ने एकजुट होकर एक व्यक्ति विशेष को महासम्मत राजा चुना, उसके बाद राजतंत्र व्यवस्था का विस्तार होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति में भागीदारी। क्या संपत्ति में सभी की समान भागीदारी होती थी? तो प्राचीन तमिलकम क्षेत्र, दक्षिणी भारत क्षेत्र को यदि हम देखें, संगम साहित्य का यदि हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में संपत्ति में भागीदारी का स्वरूप मौजूद था। उच्च वर्ग द्वारा दान दिया जाता था। इसके अलावा संपत्ति का समान रूप से बंटवारा था। जो असहाय, निर्धन, वंचित लोग होते थे उन्हें तरह तरह की मदद प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय किन तथ्यों का ध्यान रखते हैं? इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय, उनका अध्ययन करते समय अलग अलग तथ्यों को ध्यान में चलते हैं। जैसे ग्रंथों की भाषा का स्वरूप क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत, किस भाषा का ग्रंथ के निर्माण में उपयोग किया गया है, उसका आधार पे वो तरह तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा इतिहासकार देखते हैं कि ग्रंथों की भाषा मंत्र के स्वरूप में तो नहीं है। मंत्र का स्वरूप है तो उसको धार्मिक रूप प्रदान किया गया, उसका उद्देश्य देखा गया। इतिहासकार ग्रंथों का अध्ययन करते समय, विश्लेषण करते समय रचना काल को देखते हैं कि किस समय उसकी रचना हुई। इसके साथ ही लेखक के दृष्टिकोण को देखा जाता है, क्योंकि जिस ग्रंथ का निर्माण किया गया है उस ग्रंथ को बनाने वाले लेखक का दृष्टिकोण क्या है और क्या नहीं। क्योंकि आमतौर पर लेखक का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं उसके साहित्य पर देखने को मिलता है। तो हमने पढ़ा कि इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय किन तथ्यों को देखते हैं? ग्रंथ की भाषा का स्वरूप, मंत्र का स्वरूप, रचना काल का स्वरूप और लेखक का दृष्टिकोण किस तरह का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। 220 से 200 AD के बीच इसका रचना काल माना जाता है। महाभारत के अंतर्गत 18 पर्व है। बात आती है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ का नाम क्यों दिया गया? महाभारत को गतिशील ग्रंथ का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तनों का स्वरूप देखने को मिला है। माना जाता है आरंभ में महाभारत में 8000 श्लोक थे, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन किया गया, परिवर्धन किया गया, बढ़ाने की कोशिशें की गई। श्री कृष्ण जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, उनको इन्वॉल्व किया गया। इसके साथ ही मनुस्मृति के से संबंधित अनेक तथ्यों को महाभारत में रखा गया। तो दोस्तों इन सब की इस प्रकार महाभारत ग्रंथ में जहां आरंभ में 8000 श्लोक थे, उनकी संख्या बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गई। इसके साथ ही अलग अलग नाटकों में, मूर्ति कलाओं में, नृत्य कला में, साहित्य के रूपों में, विविध रूपों में महाभारत के कहीं ना कहीं हमें स्वरूप देखने को मिलता है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं महाभारत वास्तव में गतिशील ग्रंथ था। इसके साथ ही बांग्ला कवियत्री महाश्वेता देवी द्वारा कुंती और निषादी ग्रंथ का निर्माण किया गया। कुंती और निषादी ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने कुंती से निषादी को बदला लेते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत वास्तव में गतिशील ग्रंथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तिनापुर नगर। हस्तिनापुर गांव मेरठ के नज़दीक एक गांव है। यहाँ पर 1951-52 में बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। माना जाता है कि हस्तिनापुर वही शहर है जहाँ जो कौरवों की राजधानी के रूप में था। इस क्षेत्र में बीबी लाल द्वारा जो उत्खनन किया गया उसमें आबादी के 5 स्तर देखने को मिले, जिनमें दूसरा और तीसरा स्तर प्रमुख है। दूसरा स्तर 12वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट का माना जाता है, जिसमें मिट्टी प्लस सरकंडे का उपयोग करते हुए दीवारें और मकानों की संरचना मिली है। जबकि तीसरा स्तर 6वीं से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC के बीच माना जाता है, जिसमें कच्ची और पक्की ईंटों का उपयोग, इसके अलावा जल निकास व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों हमने पढ़ा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।